हाँ बच्चों देखो, गोली दर्पण में सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए। अब हम गोली दर्पण द्वारा ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना उसको देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर गोली दर्पण से इमेज बन रही हो और इमेज की स्थिति देखनी हो, तो ध्यान रखना कि इमेज की स्थिति देखने के 2 तरीके हैं। एक तो किरण चित्र से भी तुम इमेज की स्थिति बता सकते हो और एक दर्पण फॉर्मूले से ही बता सकते हो। तो ध्यान रखना कि अगर इमेज की स्थिति का लगभग अनुमान लगाना है तब तो हम किरण चित्र का यूज़ करते हैं, और अगर इमेज की स्थिति या ऊंचाई एग्जैक्टली देखनी है तो हम दर्पण के फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि किरण चित्र से ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। है ना, किरण चित्र से हम इमेज की स्थिति ऊंचाई उसका लगभग अनुमान लगाते हैं। तो पहले किरण चित्र से ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए पहले एक बार किरण चित्र के नियम देख लेते हैं। इधर अवतल दर्पण के लिए नियम और इधर उत्तल दर्पण के लिए नियम। ठीक है, तो किरण चित्र के नियम देख लेते हैं। तो चलो पहले मान लेते हैं कोई अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, और हमको पता है कि ध्रुव पर जो अभिलंब डालते हैं उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, है ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं, है ना, पहले केस में मान लेते हैं कोई किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश आ रही है। तो हमको पता है कि मुख्य अक्ष तो ध्रुव पर डाला गया एक अभिलंब है ना, तो कोई भी किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश आएगी तो वो दर्पण से अभिलंब पर टकराएगी। तो परावर्तन के बाद अभिलंबवती चली जाएगी, मतलब ये किरण बिल्कुल उल्टे मुंह लौट जाएगी। ठीक है, और ये नियम तो उत्तल दर्पण के लिए वैसा ही है कि इसमें भी कोई किरण मुख्य अक्ष से टकराए तो अभिलंबवत टकराएगी, तो परावर्तन के बाद अभिलंबवती लौट जाएगी, मतलब उल्टे मुंह लौट जाएगी। ठीक, चलो अब दूसरा नियम देखते हैं। तो इस बार मान लेते हैं कोई किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश नहीं आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। तो हम सभी को पता है कि होता मुख्य अक्ष के समानांतर किरण अगर अवतल दर्पण से टकराए तो अवतल दर्पण इस किरण को समेट देगा, और ये किरण कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। हमको पता है कि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आए तो परावर्तन के बाद वो किरण इसके फोकस से होकर के गुजरेगी। अब चलो यही नियम उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। तो इस बार मान लेते हैं उत्तल दर्पण है ना, इसमें भी मुख्य अक्ष के समानांतर किसी किरण को भेजा है। तो हमको अच्छे पता है कि उत्तल दर्पण पर अगर समानांतर किरण गिराए तो ये जो उत्तल दर्पण है इस समानांतर किरण को फैला देगा, है ना, पता है कि उत्तल दर्पण पर समानांतर किरण गिरे हैं तो ये समानांतर किरणों को फैला देगा। तो ये किरण कहीं मिलेगी तो नहीं, लेकिन कोई दर्शक यहाँ से देखे तो ये किरण कहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, इसके आभासी फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो बस दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आ रही हो तो या तो फोकस पर मिलेगी या फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, ऐसा बोल सकते हैं। चलो अब तीसरा नियम देखते हैं। तो तीसरा नियम इसका बिल्कुल उल्टा है ना। तो इस बार मान लेते हैं कोई किरण फोकस से होकर के जा रही है ना, मान लेते हैं कि इस बार कोई किरण फोकस से होकर के आ रही है, वो परावर्तन के बाद किधर जाएगी वो देखना है। तो तुम कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हो तो फोकस से होकर के गुजरेगी, और उसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि कोई भी किरण फोकस से होकर के आ रही हो तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। है, तो हम बोल सकते हैं कि कोई किरण समानांतर आ रही है तो फोकस से गुजरेगी, और उसका उल्टा ही बोल सकते हैं कि कोई किरण फोकस से होकर के आ रही हो तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और यही जो है ना, यही जो नियम होता है उसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई किरण इस रास्ते से आ रही हो और इस रास्ते से जा रही हो, तो अगर वो है ना कोई किरण फर्स्ट रास्ते से आ रही हो और सेकंड रास्ते जा रही हो, तो वही किरण अगर सेकंड रास्ते से आएगी तो ऑब्वियसली फर्स्ट रास्ते से निकलेगी। इसी को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। बस कह सकते हैं कि कोई समानांतर किरण हो तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, और उसको उल्टा ही बोल सकते हैं कि कोई किरण फोकस से होकर के आए तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब यही चीज उत्तल दर्पण के लिए भी देख सकते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो परावर्तक सतह के सामने नहीं होता, वो परावर्तक सतह के पीछे छुपा होता है ना, पता है कि उत्तल दर्पण का फोकस सामने नहीं होता, वो परावर्तक सतह के पीछे छुपा होता है। तुम बताओ कि कोई भी किरण फोकस तक पहुंच तो नहीं पाएगी, लेकिन हम उस किरण की बात करते हैं जो फोकस की ओर निशाना लगाते हुए, है ना,
हम उस किरण की बात करते हैं जो फोकस की ओर निशाना लगाते हुए है। और तुम बताओ कि जो किरण इसके फोकस की ओर निशाना लगाते हुए है, वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखना, बस इन दोनों को भी कंबाइन करके बोल सकते हैं कि अगर कोई किरण फोकस से आ रही हो या फोकस की ओर निशाना लगाते हुए हो, वो किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। चलो, अब चौथा नियम देखते हैं। तो हुँ, चौथा नियम देखते हैं। इस बार ही मान लेते हैं अवतल दर्पण है और इस बार कोई किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है। है ना? हमको पता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है ना? इससे जो वक्रता केंद्र है उसको दूसरे शब्दों में 2f भी बोलते हैं। है ना? तो इस बार मान लेते हैं कि कोई किरण 2f से आ रही है, मतलब वक्रता केंद्र से आ रही है। ठीक है? बस हम कॉमन सेंस में बोल सकते हैं कि कोई भी किरण केंद्र से होकर के आए तो वो किरण त्रिज्यी होगी। त्रिज्यी होगी मतलब अभिलंब टकराएगी। ये तुम खुद बताओ ना, गोली दर्पण है और गोली दर्पण में केंद्र से गुजरने वाली जो भी लाइन होती है वो त्रिज्यी होती है ना? वही कि गोले में केंद्र से गुजरने वाली जो भी लाइन होती है वो त्रिज्यी होती है, तो सतह के अभिलंबत होती है। तो बस कह सकते हैं कि कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर के आ रही हो तो किरण त्रिज्यी होगी, मतलब अभिलंबत टकराएगी। तो बताओ, अभिलंबत टकराएगी तो परावर्तन के बाद बिल्कुल अभिलंबत ही लौट जाएगी, मतलब बिल्कुल उल्टे मुंह लौट जाएगी। मतलब बोल सकते हैं कि किरण जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते से निकल लेगी, मतलब किरण अपना पथ दोहराएगी या अपना पथ रिट्रेस करेगी। है, तो ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट चीज है। ये तो ध्यान रखना कि गोली दर्पण में अगर कभी भी पथ दोहराने की बात बोली हो, है, ध्यान रखना कि गोली दर्पण में कभी पथ दोहराने की बात की गई हो तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि बताओ पथ दोहराने के लिए किरण अभिलंब टकरानी चाहिए और अभिलंब टकराने के लिए किरण त्रिज्यी आनी चाहिए, मतलब वक्रता केंद्र से आनी चाहिए। अगर वो किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो त्रिज्यी होगी, अभिलंब टकराएगी तो परावर्तन के बाद अभिलंबती लौट जाएगी, मतलब एक किरण अपना पथ दोहराएगी। है ना? ये बोल सकते हैं। चलो, यही चीज़ अब उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। तो इस बार मान लेते हैं उत्तल दर्पण है और हमको अच्छे पता है कि उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक सतह के सामने नहीं होता, वो परावर्तक सतह के पीछे छुपा होता है। तो बताओ, कोई भी किरण इसके वक्रता केंद्र तक पहुँच तो नहीं पाएगी, लेकिन हम उस किरण की बात करते हैं जो इसके वक्रता केंद्र की ओर निशाना लगाते हुए। और तुम बताओ कि तुम बताओ कि जो किरण इसके वक्रता केंद्र की ओर निशाना लगाते हुए वो किरण त्रिज्यी आ रही होगी। बोल सकते हैं ना कि जो किरण वक्रता केंद्र की ओर निशाना लगाते हुए वो किरण त्रिज्यी आ रही होगी। त्रिज्यी आ रही होगी मतलब सतह से अभिलंब टकराएगी। बस अभिलंब टकराएगी तो परावर्तन के बाद बिल्कुल अभिलंबती लौट जाएगी, मतलब जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते निकल जाएगी। मतलब किरण अपना पथ, ठीक है, ये किरण अपना पथ दोहराएगी। है ना? बस इन दोनों को भी हम कंबाइन शब्दों में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी किरण वक्रता केंद्र से आ रही हो या वक्रता केंद्र की ओर निशाना लगाते हुए वो किरण अभिलंब टकराएगी तो उल्टे मुंह लौट जाएगी, मतलब अपना पथ दोहराएगी। चलो, अब लास्ट पांचवा नियम देख लेते हैं। चलो, इस बार मान लेते हैं कोई किरण इस दर्पण के ध्रुव से टकरा रही है। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि कोई भी किरण दर्पण के ध्रुव से टकराए, तो बताओ ध्रुव के लिए तो अभिलंब का काम कौन करेगा? मुख्य अक्ष। ध्रुव पर डाले गए अभिलंब को तो मुख्य अक्ष बोलते हैं ना। तो बस कोई भी किरण दर्पण के ध्रुव से टकराएगी तो तब अभिलंब का काम कौन करेगा? मुख्य अक्ष। तो ये किरण अभिलंब मतलब मुख्य अक्ष से जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। और उत्तल दर्पण के लिए भी ये नियम तो एज इट इज होगा कि कोई भी किरण ध्रुव से टकराए तो वो किरण अभिलंब या मुख्य अक्ष से जितने कोण पे आएगी उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। तो बस हमने किरण चित्र के नियम देख लिए। तो बस अब हम किरण चित्र से ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना उसको देख सकते हैं। हाँ बच्चों, देखो, हमने किरण चित्र के सारे रिजल्ट, सॉरी, किरण चित्र के सारे नियम देख लिए। अब हम किरण चित्र से ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना वो देखते हैं। तो चलो, पहले हम अवतल दर्पण मतलब अभिसारी दर्पण के लिए किरण चित्र देखते हैं। ठीक है? तो चलो, इस बार मान लेते हैं अवतल दर्पण है, मतलब कोई अभिसारी दर्पण है। ठीक है? इसका जो फोकस बिंदु होता है उसको एफ बोलते हैं। हाँ सॉरी, ये चलो मान लेते हैं अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है उसको एफ बोलते हैं।
फिर फोकस से डबल दूरी पर जो बिंदु होता है उसको 2f बोलते हैं, या इसको वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं, और बहुत दूर वाले बिंदु को अनंत बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मान लेते हैं कोई अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ध्रुव पर डाले गए विलंब को मुख्य अक्ष बोलते हैं ना, तो उस फोकस बिंदु को f, फिर फोकस से डबल दूरी पर जो बिंदु होता है उसको 2f बोलते हैं या वक्रता केंद्र बोलते हैं, और बहुत जरा दूरी पर जो बिंदु होता है उसको अनंत बोलते हैं। बस देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की अलग अलग स्थिति के अनुसार इमेज कहाँ कहाँ बनेगी वो देखते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो चलो, पहले केस में मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा दूर है ना। तो पहले केस में मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, मतलब अनंत पर है, तब इमेज कैसे बनेगी वो देखते हैं। ये तो बस तुम कॉमन सेंस से बताओ। इस बार ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूरी पर है, मतलब अनंत दूरी पर है, तो हमको प्रैक्टिकली पता है कि ऑब्जेक्ट अगर अनंत दूरी पर हो तो ऑब्जेक्ट से आने वाली किरणें कैसी होंगी, लगभग समानांतर होंगी। देखना, बस हमको अच्छे पता है कि समानांतर किरणें अगर अवतल दर्पण से टकराएं, तो ये जो अवतल दर्पण है वो समानांतर किरणों को कहाँ समेटेगा, फोकस पर, है ना। बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, अनंत पर है, तो उसकी आने वाली किरणें समानांतर होंगी, और समानांतर किरणें अवतल दर्पण से टकराएं तो अवतल दर्पण किरणों को कहाँ समेटता है, फोकस पर समेटता है। मतलब इस बार इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। उसके बाद बताओ, किरणें एक्चुअली मिल रही है मतलब इमेज वास्तविक बनेगी, और बहुत छोटी बनेगी मतलब बिंदुवत बनेगी, और बिंदुवत बनेगी तो फिर उल्टी या सीधी का कोई मतलब ही नहीं है। तुम बताओ कि बिंदु बेचारा क्या उल्टा और क्या सीधा, बस बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अनंत पर हो तो इमेज फोकस पर बनेगी, वास्तविक बनेगी, और बहुत छोटी बनेगी मतलब बिंदुवत बनेगी। देखो, वैसे तो बिंदुवत में भी उसका कुछ न कुछ आकार तो होगा ही ना, भले मिलीमीटर माइक्रोमीटर में कुछ न कुछ आकार होगा, तो बिंदुवत में भी उसका आकार कितना होगा उसको हम आगे कैलकुलेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। बाकी अभी इतना ही बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अनंत पर हो तो इमेज फोकस पर बनेगी, वास्तविक बनेगी, और बहुत छोटी बनेगी मतलब बिंदुवत बनेगी। चलो, अब ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाते हैं। देखो, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट अनंत पर था ना, सेकेंड केस में मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाते हैं, मतलब अब ऑब्जेक्ट अनंत और 2f के बीच है, तो अब इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। चलो, वही अवतल दर्पण है, ये f 2f और अनंत, और इस बार ऑब्जेक्ट अनंत और 2f के बीच है, और चलो बड़ा मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, ताकि हम ऑब्जेक्ट और इमेज की आकार को भी कंपेयर कर सकें, है ना। तो एक इस बार ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच है, चलो बड़ा है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जिसको a भी बोल देते हैं। इस बार इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। बस तुम कॉमन सेंस से बताओ कि ए बिंदु तो मुख्य अक्ष पर है, इसकी तो इमेज मुख्य अक्ष पर ही कहीं बनेगी ना। वही, ए बिंदु मुख्य अक्ष पर है, उसकी तो इमेज मुख्य अक्ष पर ही कहीं बनेगी। बस हमको मेनली इस बी बिंदु की इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। तो उसके लिए बी बिंदु से निकलने वाली कोई भी दो किरणें बनाते हैं। चलो, ऐसा करते हैं कि बी बिंदु से निकलने वाली एक किरण तो ऐसी बनाते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, और हमको अच्छे पता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वो किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी, ये एक किरण बना दी। ठीक, और चलो बी बिंदु से निकलने वाली कोई दूसरी किरण बनाते हैं, तो दूसरी किरण कोई भी बना सकते हो। ये तुम चाहो तो बी से निकलने वाली वो किरण भी बना सकते हो जो दर्पण के ध्रुव से टकराती है। वो किरण मुख्य अक्ष से जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर परावर्तित होगी। तो दूसरी किरण कोई भी बना सकते हैं, लेकिन अपने एनसीईआरटी की बुक में दूसरी किरण वो बना रखी है जो फोकस से होकर के गुजर रही है, उसको ले लेते हैं। ठीक, तो दूसरी किरण वो बनाते हैं जो, फिर बी से निकलने वाली दूसरी किरण वो बनाते हैं जो फोकस से होकर के गुजर रही है, और हमको पता है कि ये किरण फोकस से होकर के गुजर रही है, तो बताओ ये किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, है ना, ये किरण फोकस से होकर के गुजर रही है, तो बताओ ये किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। रे, ये तो शायद समझ गए होंगे कि बी से निकलने वाली जो किरण मुख्य के समानांतर है वो फोकस से होकर के गुजरेगी, और बी से निकलने वाली जो किरण फोकस से होकर के गुजर रही है वो परावर्तन के बाद मुख्य के समानांतर निकल जाएगी। तो बताओ, परावर्तन के बाद दोनों किरणें यहाँ मिली है ना, तो बस दोनों किरणें यहाँ मिली है, मतलब बी की इमेज बी डैश यहाँ बनेगी। तुम बताओ, बी की इमेज बी डैश यहाँ बनेगी तो ऑब्वियसली ए की इमेज ए डैश यहाँ बनेगी, मतलब कंप्लीट इमेज ए डैश बी डैश ऐसी बन जाएगी, है ना। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि बताओ, इस बार इमेज कहाँ बनी है, एफ और 2f के बीच बनी है ना। तो बस हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर
बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर अनंत और 2f के बीच हो, तो उस केस में इमेज f और 2f के बीच बनेगी। किरणें वास्तव में कट रही है मतलब इमेज वास्तविक बनेगी, उल्टी बन रही है और वस्तु से छोटी बनेगी, ये बोल सकते हैं, है ना? तो बस हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अनंत पर हो तो इमेज फोकस पर, और ऑब्जेक्ट को जैसे पास लाएँगे इमेज दूर जाएगी, और ऑब्जेक्ट अनंत और 2f के बीच हो तो इमेज f और 2f के बीच बनेगी। वैसे तो 2 किरणें काफ़ी हैं, लेकिन कोई डेढ़ बुद्धि इंसान चाहे तो तीसरी किरण भी बना सकता है। ये तुम चाहो तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली तीसरी किरण वो बनाओ जो दर्पण के ध्रुव से टकरा रही है, और बताओ जो किरण दर्पण के ध्रुव से टकराएगी, वो किरण मुख्य अक्ष से जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर परावर्तित होएगी, तो तीसरी किरण भी यही मिलेगी। लेकिन मूर्खों टाइप से 3-3 किरणें बनाने की जरूरत नहीं है, 2 किरणें काफ़ी होती हैं। हाँ बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को और पास ला रहे हैं, और अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 2f पर है ना? वही तो ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं। अब आप मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट 2f पर है, या 2f को हम वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं ना? ये तो इस बार ऑब्जेक्ट 2f पर मतलब वक्रता केंद्र पर है, ठीक ना? इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। तब तो शायद तुमको आइडिया लग गया होगा कि ऑब्जेक्ट को और पास लाएँगे तो इमेज और दूर जाएगी, और ऑब्जेक्ट 2f पर हो तो इमेज भी 2f पर ही बनेगी। लेकिन चलो मूर्खों टाइप से कर लेते हैं, ठीक ना? फिर चलो इस बार मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट 2f पर है, और चलो बड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट AB लेते हैं जो कि 2f पर है, ठीक ना? इस बार इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। बस वही कंसेप्ट कि ए बिंदु तो मुख्य अक्ष पर है, इसकी इमेज तो मुख्य अक्ष पर ही कहीं बनेगी बस, बी बिंदु की इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। तो उसके लिए बी बिंदु से निकलने वाली कोई भी 2 किरणें बनाते हैं। अब मूर्खों टाइप से 3-3 किरणें नहीं, केवल 2 ही किरणें बनाएँगे। तो बस बताओ, बी से निकलने वाली एक किरण तो ऐसी बनाते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, और हमको पता है कि ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, तो ये किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी, है ना? ये किरण परावर्तित होकर के फोकस से होकर के गुजरेगी। तो एक किरण तो ये बना दी, ठीक है। अब चलो बी बिंदु से निकलने वाली कोई दूसरी किरण बनाते हैं। चलो बी बिंदु से निकलने वाली दूसरी किरण ऐसी बनाते हैं जो फोकस से होकर के गुजर रही है, और हमको पता है कि जो किरण फोकस से होकर के गुजर रही है, वो किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के बिल्कुल समानांतर है ना? जो किरण फोकस से होकर के गुजर रही है, वो किरण मुख्य अक्ष के बिल्कुल समानांतर हो जाएगी। बस तुम आराम से बताओ कि दोनों किरणें यहाँ मिल रही हैं, इतना सुंदर चित्र नहीं बन पाया, बाकी समझ जाना। ये दोनों किरणें यहाँ मिल रही है मतलब बी की इमेज बी डैश यहाँ बनेगी, तो ऑब्वियसली ए की इमेज ए डैश यहाँ बनेगी, मतलब कंप्लीट इमेज ए डैश बी डैश ऐसी बन जाएगी, ठीक। बस इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट 2f पर हो तो इमेज भी 2f पर ही बनेगी। उसके बाद किरणें वास्तव में कट रही है मतलब इमेज वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी और वस्तु के बराबर ऊंचाई की बनेगी। नहीं तो किरण चित्र के रिजल्ट तुमने 9-10 में पढ़े होंगे, अब शायद याद भी आ गए होंगे, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो चलो ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं। नहीं तो बस अब तो हमको अच्छे पता है, डायरेक्ट पता है क्या कि बताओ ऑब्जेक्ट को और पास लाएँगे तो इमेज और दूर जाएगी, और ऑब्जेक्ट को अगर f और 2f के बीच रखें तो इमेज अनंत और 2f के बीच बनेगी, ठीक है। कर लेते हैं मूर्खों टाइप से। ओह सॉरी, ये तो ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट AB है, इस बार इमेज कहाँ बनेगी वो देख लेते हैं। वही कंसेप्ट की बताओ, ए बिंदु तो मुख्य अक्ष पर है, इसकी इमेज तो मुख्य अक्ष पर ही कहीं बनेगी, बस बी बिंदु की इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। तो उसके लिए बी बिंदु से निकलने वाली कोई भी 2 किरणें बनाते हैं। तो चलो बी बिंदु से निकलने वाली एक किरण तो ऐसी बनाते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, और हमको पता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, वो तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी, तो एक किरण तो ये बन गई, ठीक। और चलो अब बी बिंदु से निकलने वाली दूसरी किरण वो बनाते हैं जो इसके फोकस से होकर के गुजर रही है, ठीक है। और तुम बताओ कि जो किरण इसके फोकस से होकर के गुजर रही है, वो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली आएगी, है ना? जो किरण फोकस से होकर के गुजर रही है, वो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली आएगी, है ना? तो बस बना दी कि बी से निकलने वाली जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है वो फोकस से गुजरेगी, और जो किरण फोकस से होकर के आ रही है वो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी। बस बताओ परावर्तन के बाद दोनों किरणें यहाँ मिली है मतलब बी की इमेज बी डैश यहाँ बनेगी,
तो उस कॉमन सेंस से बताओ कि बी की इमेज बी डैश यहाँ बनेगी तो ए की इमेज ए डैश यहाँ, कंप्लीट इमेज ए डैश बी डैश ऐसी बन जाएगी। बस तुम आराम से बताओ कि इस बार इमेज कहाँ बन रही है, 2f और अनंत के बीच बन रही है। ये तो हमने लॉजिकली सोच लिया था, तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट और पास ना है तो इमेज और दूर जाएगी, और ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच हो तो इमेज 2f और अनंत के बीच बनेगी। उसके बाद किरणें वास्तव में कट रही है मतलब इमेज वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी और इस बार वस्तु से बड़ी बनेगी। हाँ बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तो ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच था ना, लेकिन चलो ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं और अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट फोकस पर हो, तो इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। तो वैसे तुमने खुद ने सोच लिया होगा कि ऑब्जेक्ट को और पास लाएंगे तो इमेज और दूर जाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फोकस पर रखें तो इमेज कहाँ भाग जाएगी, अनंत पर बनेगी। देख लेते हैं इस बार। ठीक है, तो गोलीय अवतल दर्पण है f2f और इनफाइनाइट है ना। इस बार भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए भी लेते हैं, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फोकस पर रखा है। अब इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। वही तरीका यार, कि ए बिंदु तो मुख्य अक्ष पर है, उसकी इमेज तो मुख्य अक्ष पर ही कहीं बनेगी बस। बी बिंदु की इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। तो उसके लिए बी बिंदु से निकलने वाली कोई भी दो किरणें बनाते हैं ना, तो चलो बी बिंदु से निकलने वाली एक किरण तो ऐसी बनाते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, और हमको पता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वो किरण तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी, एक किरण बना दी। ठीक, अब चलो ऐसे ही बी बिंदु से निकलने वाली दूसरी किरण वो बनाते हैं जो फोकस से होकर के जाती है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट खुद ही फोकस पर बैठा हुआ है, तो फोकस वाली किरण नहीं बना सकते। तो बी बिंदु से जाने वाली दूसरी किरण वो बनाते हैं जो दर्पण के ध्रुव से टकरा रही है ना। हमको अच्छे पता है कि जो किरण दर्पण के ध्रुव से टकराएगी वो किरण मुख्य अक्ष से जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। है तो ध्यान रखना कि जो किरण समानांतर आ रही है वो फोकस से गुजरेगी, और जो किरण दर्पण के ध्रुव से टकरा रही है वो किरण मुख्य अक्ष से जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। तो बस तुम देखते ही बताओ कि इस बार परावर्तन के बाद दोनों किरणें बिल्कुल समानांतर हो गई है ना। तो परावर्तन के बाद दोनों किरणें कहीं बिल्कुल समानांतर होगी, इसलिए न तो मिलेंगी और न मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो प्रैक्टिकल आंसर तो ये है कि इस बार इमेज बनेगी नहीं। फिर भी जबरदस्ती तुमको कोई पिन चुभा कर पूछे तो हम बोलेंगे कि इमेज कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगी। सही है ना। बस हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर हो तो इमेज अनंत पर बनेगी। इमेज की दूरी बहुत ज्यादा है तो ऊंचाई भी बहुत ज्यादा होगी, मतलब इमेज जो होगी वो वस्तु से बहुत ही बड़ी बनेगी, है ना, ये बोल सकते हैं। अब देखो ये तो हमने पता लगा लिया कि ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज अनंत पर बनेगी और वस्तु से बहुत बड़ी बनेगी। लेकिन अब कई बच्चे पूछते हैं कि इमेज वास्तविक बनेगी या आभासी, और सीधी बनेगी या उल्टी, तो इसका आंसर है कि ये चीज फोकस पर अगर वस्तु रखी हो तो ये चीज डिफाइंड होगी ही नहीं। चलो तुम चाहो तो मूर्खों टाइप से एक चीज देख इसको देख सकते हो डिटेल में। नहीं तो उसके लिए हमको मैथमेटिक्स के अनुसार लिमिट चेक करनी पड़ेगी। जैसे मैथमेटिक्स में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, वैसे यहाँ भी लिमिट चेक करनी पड़ेगी। चलो पहले मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है, ठीक है ना, जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो बस तुम बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा सा पीछे होगा तो ऑब्जेक्ट प्रभावी रूप से एफ और 2f के बीच हो गया, और बताओ ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच हो गया तो बताओ अब अपवर्तन, फिर अब परावर्तन के बाद किरणें लगभग तो समानांतर रहेंगी लेकिन थोड़ी सी सिमटने वाली होंगी। एफ और 2f के बीच वाला केस देखा था ना, बस ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा सा पीछे हो तो ऑब्जेक्ट प्रभावी रूप से एफ और 2f के बीच हो गया, तो परावर्तन के बाद किरणें लगभग तो समानांतर होंगी लेकिन थोड़ी सी सिमटने वाली होंगी। थोड़ी सी सिमटने वाली होंगी तो बताओ किरणें इधर बहुत दूर जाकर के मिलेंगी, मतलब तब इमेजेस लेफ्ट इनफाइनाइट पे बनेगी। किरणें वास्तव में मिलेंगी मतलब इमेज वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी। लेकिन चलो अब इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, मतलब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा सा आगे है। तो बताओ कि ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा सा आगे हो तो अब ऑब्जेक्ट प्रभावी रूप से फोकस और ध्रुव के बीच आ गया, और अगले पार्ट में तुम पढ़ोगे कि ऑब्जेक्ट फोकस और ध्रुव के बीच हो तो अब परावर्तन के बाद किरणें लगभग तो समानांतर होंगी लेकिन अब थोड़ी सी फैलने वाली होंगी, और फैलने वाली होंगी मतलब किरणें कहीं मिलेंगी तो नहीं, लेकिन कोई दर्शक यहाँ से देखे तो किरणें बहुत दूर जाकर के मिलती हुई प्रतीत होंगी, इससे अब इमेज राइट इनफाइनाइट पे बनती हुई प्रतीत होगी, है ना। उसके बाद इमेज मिलती प्रतीत हो रही है मतलब इमेज
आभासी बनेगी और सीधी बनेगी, है ना? तो बस हम पक्का बोल सकते हैं, है ना? पक्का बोल सकते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट फोकस की इस पार से उस पार तक जाएगा, है ना? बोल सकते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट फोकस की इस पार से उस पार तक जाएगा, वैसे ही इमेज इस लेफ्ट इनफाइनाइट से जंप करके एक झटके में राइट इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी, वास्तविक से एक झटके में आभासी हो जाएगी और उल्टी से एक झटके में सीधी हो जाएगी। बस है ना? इमेज की स्थिति अचानक में परिवर्तित हो रही है, इसलिए एग्ज़ैक्टली अगर वस्तु को फ़ोकस पर रखें, तो इमेज वास्तविक होगी, आभासी होगी, वो भी डिफाइंड नहीं है और उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी, वो भी डिफाइंड नहीं है। तुमको इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं लिमिट डज़ नॉट एक्जिस्ट। ठीक है? बस ध्यान रखना, ये तो बड़ी-बड़ी बातें बता दी, लेकिन अपना अगर कोई मेडिकल का बच्चा सुन रहा हो तो बस इतनी भारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट फ़ोकस पर हो तो इमेज अनंत पर बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी। वास्तविक बनेगी या आभासी वो डिफाइंड नहीं है और उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी वो भी डिफाइंड नहीं है। हाँ बच्चों, लास्ट केस लेते हैं। तो अभी ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज अनंत पर बन रही थी ना, लेकिन चलो अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस से भी पास रखा है ना? मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को फोकस से भी और ज्यादा पास रखा है, मतलब इस बार ऑब्जेक्ट फोकस और ध्रुव के बीच है, तब इमेज कैसी बनेगी वो देखना है। वैसे तो इस वाले पार्ट पे हम पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं एक बार। ये तो इस बार भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए भी लेते हैं और इस बार मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को फोकस से भी कम दूरी पे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस और ध्रुव के बीच है। तो अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट कि ए बिंदु तो मुख्य अक्ष पे है, इसकी इमेज तो मुख्य अक्ष पर ही कहीं बनेगी, बस बी बिंदु की इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। तो उसके लिए बी बिंदु से निकलने वाली कोई भी दो किरणें बनाते हैं। चलो, बी बिंदु से निकलने वाली एक किरण तो ऐसी बनाते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, और बताओ जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है वो तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी। उसके बाद बी बिंदु से निकलने वाली दूसरी किरण वो बनाते हैं जो फोकस से होकर के गुजरती है, लेकिन इस बार तो जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से भी पहले, इसलिए वो वाली किरण नहीं बना सकते। तो चलो, बी बिंदु से निकलने वाली दूसरी किरण ऐसी बनाते हैं जो दर्पण के ध्रुव से टकरा रही है। तो तुम आराम से बताओ कि जो किरण दर्पण के ध्रुव से टकराएगी, वो किरण मुख्य अक्ष से जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। देख सकते हो ना कि बी से निकलने वाली जो किरण समानांतर है वो तो फोकस से गुजरेगी, और जो किरण दर्पण के ध्रुव से टकराएगी वो किरण मुख्य अक्ष से जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। तो तुम साफ-साफ देख सकते हो कि परावर्तन के बाद दोनों किरणें फैल गई है ना? देख सकते हो कि परावर्तन के बाद दोनों किरणें फैल गई हैं। इससे कहीं मिलेंगी तो नहीं, लेकिन अगर कोई दर्शक यहाँ से देखे तो ये किरणें इधर कहीं से आती हुई प्रतीत होंगी। क्या हो रहा है? ये तो ध्यान रखना कि परावर्तन के बाद किरणें फैल गई हैं, इससे कहीं मिलेंगी तो नहीं, लेकिन कोई दर्शक यहाँ से देखे तो ये किरणें इधर कहीं से आती हुई प्रतीत होंगी, मतलब बी की इमेज बी डैश यहाँ बनेगी। तो ऑब्वियसली ए की इमेज ए डैश यहाँ बनेगी और कंप्लीट इमेज ए डैश बी डैश ऐसी बन जाएगी। है ना? बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ध्रुव के बीच हो, है ना? ऑब्जेक्ट अगर फोकस और ध्रुव के बीच हो तो अब इमेज आभासी बनेगी, है ना? वही ऑब्जेक्ट फोकस और ध्रुव के बीच हो तब इमेज आभासी बनेगी। उसके बाद वस्तु से बहुत बड़ी बनेगी, मतलब आवर्धित बनेगी और सीधी बनेगी। तो लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट फोकस और ध्रुव के बीच हो तो इस बार इमेज वास्तविक नहीं आभासी बनेगी। वस्तु से बहुत बड़ी मतलब आवर्धित बनेगी और सीधी बनेगी। लेकिन ये इमेज कहाँ बनेगी उसको हम किरण चित्र के आधार पर नहीं बता सकते। तुम ध्यान रखना, ध्यान रखना कि जैसे ऑब्जेक्ट को फोकस के इधर रखेंगे, अभी देख चुके थे ना कि जैसे ऑब्जेक्ट को फोकस के इधर रखेंगे तो इमेज राइट इनफाइनाइट पे बनेगी। फिर ऑब्जेक्ट को और पास लाएंगे तो इमेज बहुत तेजी से पास आएगी, और ऑब्जेक्ट को अगर ध्रुव पे रख दें तो इमेज भी लगभग ध्रुव पर बनेगी। बस ऑब्जेक्ट की यहाँ से लेकर के यहाँ तक की गति के दौरान इमेज अनंत से इधर तक गति कर जाएगी। बस ऑब्जेक्ट फोकस और ध्रुव के बीच हो तो इमेज आभासी बनेगी, लेकिन कहाँ बनेगी उसको हम किरण चित्र के आधार पर नहीं बता सकते। इमेज कहाँ बनेगी उसके लिए यहाँ तो हमको फॉर्मूले का यूज करना ही पड़ेगा। बस इतना ही बोल सकते हैं, इमेज आभासी बनेगी, वस्तु से बहुत बड़ी बनेगी और सीधी बनेगी, इतना ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण के किरण चित्र के हमने सारे रिजल्ट पढ़ लिए। ठीक
तो देखो रिजल्ट तो पढ़ लिए लेकिन इससे हमको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चल गई। ये तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि गोली दर्पण के केस में अगर कभी भी इमेज वास्तविक बन रही हो तो उल्टी बनती थी और कभी भी इमेज आभासी बनेगी तो सीधी बनेगी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो ध्यान रखना। और ध्यान रखना कि ये रिजल्ट गोली दर्पण के लिए वैलिड है, तो गोली दर्पण का जो भाई पतले लेंस होते हैं उनके लिए भी वैलिड है। तो बस आगे अच्छे ध्यान रखना कि गोली दर्पण हो या उसके भाई पतले लेंस हो, उसपे एक चीज़ पक्की है कि अगर इमेज वास्तविक बनेगी तो निश्चित उल्टी बनेगी और इमेज आभासी बनेगी तो निश्चित सीधी बनेगी, हम कन्फर्म बोल सकते हैं। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने अवतल या अभिसारी लेंस के लिए किरण चित्र के रिजल्ट देख लिए। अब हम उत्तल या अपसारी लेंस के लिए किरण चित्र के रिजल्ट देखते हैं। सॉरी बच्चों, इसके पहले अवतल दर्पण का एक छोटा-सा केस लेना रह गया। नहीं तो अवतल दर्पण के किरण चित्र के हमने सारे रिजल्ट देखे ना? और ध्यान रखना कि अभी तक तो हमने जितने भी केसेस देखे उसमें ऑब्जेक्ट वास्तविक था। और ध्यान रखना कि हमको केवल वास्तविक ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना है, अपने क्वेश्चन वास्तविक ऑब्जेक्ट पे बेस्ड ही आते हैं। लेकिन चलो एक बार देखते हैं कि अवतल दर्पण के केस में अगर ऑब्जेक्ट आभासी हो तो इमेज कहाँ बनेगी वो देखते हैं। और ये रियली कचरा पार्ट है ना? किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी एक बार झेल लेना ठीक था। ये तो अवतल दर्पण के किरण चित्र के सारे रिजल्ट तो देख लिए। अब एक नॉनसेंस पार्ट देखते हैं। ये मतलब मान लेते हैं कोई अवतल दर्पण है, ऑब्जेक्ट आभासी हो, तो इमेज कहाँ बनेगी वो देखते हैं, है ना? देखो इस बार भी मान लेते हैं कोई अवतल दर्पण है, ये फोकस बिंदु F टू F इनफाइनाइट इस टाइप से है ना? और इस बार ऑब्जेक्ट आभासी है। आभासी ऑब्जेक्ट कैसे बनता है वो भी बताया था, ठीक है? तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि इस अवतल दर्पण पर हम ऐसी सिमटने वाली किरणें मतलब अभिसारी किरणें गिराते हैं, है ना? और मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि कभी भी किसी इंस्ट्रूमेंट पर ऐसे सिमटने वाली किरणें गिराएँ, तो ऐसे केस में आपतित किरणों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वही ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन ये भी पता है कि किरणें आपतित किरणें वास्तव में अब प्रतिच्छेद कर नहीं रही हैं, यहाँ प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए इस बार ऑब्जेक्ट आभासी ऑब्जेक्ट होगा देखना। इस बार इमेज कहाँ बनेगी वो हमको देखना है, ठीक है? तो इसको तो कोई स्मार्टली बता सकता है ना? इसको तो कोई कॉमन सेंस बता सकता है। चलो तुम खुद बताओ। हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि बताओ जो अवतल दर्पण है वो समानांतर किरणों को भी समेटता है, तो इस बार तो किरणें ऑलरेडी सिमटने वाली हैं। ऑलरेडी सिमटने वाली है मतलब इनको तो और जल्दी समेटेगा, फोकस से भी कम दूरी पर समेटेगा, है ना? तो इसको लॉजिकली बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण समानांतर किरणों को भी समेटता है, तो इस बार तो किरणें ऑलरेडी सिमटने वाली है, इनको तो और जल्दी समेटेगा मतलब फोकस से भी कम दूरी पर समेटेगा, मतलब किरणें निश्चित मिलेंगी मतलब इमेज निश्चित वास्तविक होगी और फोकस से भी कम दूरी पर बनेगी मतलब फोकस और ध्रुव के बीच ही बनेगी, ठीक है? बस हम पक्का बोल सकते हैं ना? हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आभासी हो या दर्पण पर अगर ऐसे सिमटने वाली किरणें भेजें, तो उस केस में परावर्तन के बाद किरणें वास्तव में मिलेंगी मतलब इमेज निश्चित रूप से वास्तविक होगी और इस बार किरणें फोकस से भी कम दूरी पर मिलेंगी मतलब इमेज जो बनेगी वो फोकस से भी कम दूरी पर बनेगी मतलब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगी। बाकी उल्टी होगी या सीधी होगी वो बता नहीं सकते हैं और वस्तु से बड़ी होगी या छोटी होगी वो भी बता नहीं सकते, उसके लिए फिर हमको फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, है ना? बाकी ध्यान रखना कि आभासी ऑब्जेक्ट को हमने मूर्खों टाइप से लास्ट बार स्टडी किया है। बाकी अब हम आभासी ऑब्जेक्ट को कभी भी नहीं स्टडी नहीं करेंगे, जस्ट नॉनसेंस पार्ट है। तो मान के चलना कि आगे जो भी पार्ट है उसमें हम वास्तविक ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। तो वही अवतल दर्पण में किरण चित्र के हमने सारे रिजल्ट पढ़ लिए, है ना? तो अवतल दर्पण में किरण चित्र के सारे रिजल्ट पढ़ लिए। चलो इन सारे रिजल्ट को एक बार साथ में देख लेते हैं ताकि सारे रिजल्ट अच्छे से याद हो जाए। तो चलो अवतल दर्पण है, फोकस दूरी F, ये 2F और इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट की स्थिति के अनुसार इमेज कहाँ-कहाँ बनती है वो एक बार साथ में देख लेते हैं। चलो पहले मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अनंत पर है, तो हमको अच्छे पता है कि ऑब्जेक्ट अनंत पर है तब इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। फिर ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट को जैसे पास लाएँगे इमेज दूर जाएगी, है ना? तो ऑब्जेक्ट को जैसे पास लाएँगे इमेज दूर जाएगी और ऑब्जेक्ट अनंत और 2f के बीच हो तो इमेज f और 2f के बीच बनेगी। फिर ऑब्जेक्ट को और पास लाएँगे तो इमेज और दूर जाएगी और अगर ऑब्जेक्ट 2f पर हो तो इमेज भी
2f पर ही बनती है। फिर ऑब्जेक्ट को और पास लाएंगे तो इमेज और दूर जाएगी, और ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच हो तो इमेज अनंत और 2f के बीच बनेगी। फिर ऑब्जेक्ट को और पास लाएंगे तो इमेज और दूर जाएगी, और ऑब्जेक्ट को अगर बिल्कुल फोकस पर ही रखें तो इमेज अनंत पर भाग जाएगी। उसके बाद यही बताया था कि ऑब्जेक्ट को फोकस के जस्ट पिछले वाले बिंदु पर रखें, है ना? ऑब्जेक्ट को फोकस के जस्ट पीछे वाले बिंदु पर रखें, तब तो इमेज इस लेफ्ट इनफाइनाइट पर बनती है, वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है। लेकिन यही बताया था कि जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस के इस पार से इस पार तक पहुंच गया, इमेज लेफ्ट इनफाइनाइट से एक झटके में जंप करके राइट इनफाइनाइट पे पहुंच जाती है, वास्तविक से एक झटके में आभासी और उल्टे से एक झटके में सीधी बन जाती है। और उसके बाद हमको पता है कि उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट को जैसे पास लाएंगे, आभासी इमेज बहुत तेजी से पास आएगी, है ना? तो ऑब्जेक्ट फोकस और ध्रुव के बीच हो गया ना, तो ऑब्जेक्ट को जैसे पास लाएंगे आभासी इमेज बहुत तेजी से पास आएगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट ध्रुव पर तो इमेज भी लगभग ध्रुव पर। ये इसकी पूरी कहानी देख ली। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आभासी होगा तो इमेज कहाँ बनेगी उसको देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो कचरा पार्टेड है। तो ये सर हमने देख लिया। ठीक, अब चलो इसमें एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। ये तो तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट को जैसे से पास लाएंगे इमेज दूर जाएगी, क्या है चीज हर बार वैलिड है क्या? नहीं है। ये तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि ऑब्जेक्ट भी वास्तविक और इमेज भी वास्तविक हो, है ना भाई? कि ऑब्जेक्ट भी वास्तविक और इमेज भी वास्तविक हो ना, तो तब तो ये सही है कि ऑब्जेक्ट को जैसे पास लाते इमेज दूर जाती है। ध्यान रखना, इमेज अगर वास्तविक हो तब तो सही है कि ऑब्जेक्ट को जैसे से पास लाएंगे इमेज दूर जाएगी, सही है। लेकिन बताओ अगर इमेज अगर आभासी हो, तब तो ऑब्जेक्ट को जैसे पास आ रहे हैं आभासी इमेज बहुत तेजी से पास आ रही है, तो फिर वो चीज वैलिड नहीं होगी। तो अवतल दर्पण के किरण चित्र के सारे रिजल्ट पढ़ लिए। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने अवतल दर्पण के किरण चित्र के सारे रिजल्ट पढ़ लिए। अब हम उत्तल या अपसारी दर्पण के लिए किरण चित्र देखते हैं। ठीक है, चलो इस बार मान लेते हैं कि उत्तल दर्पण है मतलब अपसारी दर्पण है। हमको पता है कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो परावर्तक सतह के सामने नहीं होता, परावर्तक सतह के पीछे छुपा होता है। फिर 2f इनफाइनाइट, वैसे यहाँ भी चाहो तो f2f इनफाइनाइट लिख सकते हो। ठीक है ना? तो हमको देखना है कि उत्तल दर्पण के केस में ऑब्जेक्ट की अलग-अलग स्थितियों के अनुसार इमेज की अलग-अलग स्थितियां कैसी होंगी वो देखना है। तो ध्यान रखना कि अवतल दर्पण में तो बहुत सारे केस होते थे, लेकिन उत्तल दर्पण में इतने सारे केस नहीं होते हैं। उत्तल दर्पण में हर बार किरण चित्र लगभग एक जैसा ही बनता है। तो चलो मान लेते हैं उत्तल दर्पण है, और पहले मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है मतलब अनंत पर है। तो हमको अच्छे पता है कि ऑब्जेक्ट अनंत पर हो तो ऑब्जेक्ट से आने वाली किरणें लगभग समानांतर होंगी, और हमको पता है कि समानांतर किरणें अगर उत्तल दर्पण पे गिरेंगी तो उत्तल दर्पण इन किरणों को फैला देगा, है ना? ये तो वही उत्तल दर्पण पर समानांतर किरणें गिरा रहे हैं, है ना? उत्तल दर्पण पर समानांतर किरणें गिराएं तो उत्तल दर्पण समानांतर किरणों को फैला देगा। तो तब परावर्तन के बाद किरणें कहीं मिलेंगी तो नहीं, लेकिन कोई दर्शक यहाँ से देखे तो ये किरणें किधर मिलती हुई प्रतीत होंगी? इसके आभासी फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, मतलब इमेज इसके आभासी फोकस पर बनेगी। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। ये तो कोई अनपढ़ ही बता सकता है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर अनंत पर हो तो किरणें समानांतर होंगी, समानांतर किरणें गिरेंगी तो ये फैला देगा और इमेज फोकस पर बनती हुई प्रतीत होगी। तो ये हमको पहले से ही पता है कि उत्तल दर्पण के केस में ऑब्जेक्ट अनंत पर हो तो इमेज आभासी फोकस पर बनेगी। लेकिन चलो अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अनंत दूरी पर नहीं है, सीमित दूरी पर है, तो किरण चित्र कैसा बनेगा वो देखना है। तो अवतल दर्पण में तो बहुत सारे केस थे ना, लेकिन उत्तल दर्पण में बहुत सारे केस नहीं होंगे। ध्यान रखना कि उत्तल दर्पण में वास्तविक ऑब्जेक्ट सीमित दूरी पर चाहे कहीं भी रखा हो, हर बार किरण चित्र लगभग एक जैसा ही बनेगा। तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है f और 2f के बीच हो, अनंत और 2f के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, ये सब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। वास्तविक ऑब्जेक्ट उसके सामने चाहे कहीं भी रखा हो, हर बार किरण चित्र एक जैसा ही बनेगा, है ना? तो चलो मान लेते हैं कि इस बार भी उत्तल दर्पण है, ये फोकस बिंदु है, और इधर भी f2f इनफाइनाइट ऐसे लिख सकते हैं। तो चलो इस बार, है ना, इस बार कोई वास्तविक ऑब्जेक्ट, हाँ, इस बार वास्तविक ऑब्जेक्ट इसे सीमित दूरी पे रखा है। तो चलो इस बार एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसको ए बी बोलते हैं, और ए बी किसके बीच है उसको बोलने की जरूरत नहीं, किरण चित्र एक जैसा ही आएगा, है ना? तो चलो मान लेते हैं कोई वास्तविक ऑब्जेक्ट
इस उत्तल दर्पण के सामने सीमित दूरी पर रखा है, इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। बस वही चीज़ कि ए बिंदु मुख्य अक्ष पर है, इसकी इमेज तो मुख्य अक्ष पर ही कहीं बनेगी बस, बी बिंदु की इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। तो उसके लिए बी बिंदु से निकलने वाली कोई भी 2 किरणें बना देते हैं। चलो, बी बिंदु से निकलने वाली एक किरण तो ऐसी बनाते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है और हमको अच्छे पता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, वो किरण परावर्तन के बाद फैल जाएगी, है ना? तो ये बोल सकते हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, वो किरण परावर्तन के बाद फैल जाएगी। तो बताओ वो किरण इसके आभासी फोकस पर ये क्या हो रहा है यार? हुँ, जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, वो किरण फैल जाएगी और वो किरण इसके आभासी फोकस पर मिलती प्रतीत होगी। एक किरण ऐसी बना दी। चलो कोई दूसरी किरण बनानी है, तो दूसरी किरण भी कोई बना सकते हैं, लेकिन चलो हम बी से निकलने वाली दूसरी किरण ऐसी बनाते हैं जो इसके आभासी फोकस को निशाना लगाते हुए, है ना? वही, कि बी से निकलने वाली दूसरी किरण ऐसी बनाते हैं जो इसके फ़ोकस की ओर निशाना लगाते हुए और हमको अच्छे पता है ना? हमको अच्छे पता है कि जो किरण इसके फ़ोकस की ओर निशाना लगाते हुए है, वो किरण परावर्तन के बाद, है ना? जो किरण इसके फ़ोकस की ओर निशाना लगाते हुए, वो किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो बताइए वो क्लियर ना? कि बी से निकलने वाली जो किरण समानांतर में फैल जाएगी, फ़ोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी और जो किरण इसके उल्टे फ़ोकस की ओर निशाना लगाते हुए, वो किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो बस तुम देखते ही बताओ, कि इस बार परावर्तन के बाद दोनों किरणें फैल गई है ना? दोनों किरणें फैल गई हैं, इससे दोनों किरणें कहीं मिलेंगी तो नहीं। लेकिन अगर कोई दर्शक यहाँ से देखे, है ना? कोई दर्शक यहाँ से देखे तो दोनों किरणें इधर कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी, मतलब बी की इमेज बी डैश यहाँ बनेगी। तो ऑब्वियसली ए की इमेज ए डैश यहाँ बनेगी और कंप्लीट इमेज ए डैश बी डैश ऐसी बन जाएगी। मतलब इमेज फोकस और ध्रुव के बीच होगी और आभासी होगी। ये और ध्यान रखना कि अगर इमेज दूरी को तुम अगर चेंज करो तब भी किरण चित्र लगभग ऐसा ही आएगा, है ना? तो बस हम पक्का बोल सकते हैं, ठीक है? हम पक्का बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण में इतने सारे रिजल्ट नहीं होते। हम कंफर्म बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण के केस में तो वास्तविक ऑब्जेक्ट इसके सामने कितनी भी सीमित दूरी पर रखा हो, है ना? बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण के केस में तो वास्तविक ऑब्जेक्ट इसके सामने कितनी भी सीमित दूरी पर रखा हो, इमेज हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच ही सीमित रहेगी। उसके बाद इमेज हमेशा आभासी बनेगी, सीधी बनेगी और वस्तु से छोटी बनेगी। सही है ना? तो ये मैंने लिख भी दिया है, मैंने लिख दिया है कि उत्तल दर्पण के केस में वास्तविक ऑब्जेक्ट इसके सामने चाहे कहीं भी रखा हो तो कितनी भी सीमित दूरी पर रखा हो, इमेज हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच ही सीमित रहेगी, इमेज हमेशा आभासी बनेगी, सीधी बनेगी और वस्तु से छोटी बनेगी, ये बोल सकते हैं। बस उत्तल दर्पण के केस में भी ऑब्जेक्ट की अलग-अलग स्थितियों के अनुसार इमेज की अलग-अलग स्थिति देख सकते हैं और इसमें बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है, इसमें तो बहुत सिंपल है। हाँ, वही उत्तल दर्पण में अगर ऑब्जेक्ट अनंत पर हो तब तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी, है ना? ऑब्जेक्ट अनंत पर हो तो इमेज आभासी फोकस पर बनेगी। उसके बताओ उसके बाद बताओ ऑब्जेक्ट जैसे-जैसे पास आएगा, आभासी इमेज बहुत धीरे-धीरे मतलब कछुआ चाल से पास आएगी। बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जैसे पास आएगा, आभासी इमेज बहुत धीरे-धीरे पास आएगी और फिर ऑब्जेक्ट दर्पण पे ध्रुव पे तो इमेज भी लगभग दर्पण के ध्रुव पर बनेगी। तो ऑब्जेक्ट जितनी भी सीमित दूरी पर हो बेचारी इमेज हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच ही सीमित रहेगी। इमेज हमेशा आभासी बनेगी, सीधी बनेगी और वस्तु से छोटी बनेगी। तो ये देख लिया, ठीक है? और चलो इसमें भी इस चीज़ पे वापस ठप्पा लग गया कि बताओ इमेज आभासी बन रही है और सीधी बन रही है ना? तो बस अब हम कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं, है ना? तो हम कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं कि चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या इसके भाई लेंस हो, ठीक? उसमें एक चीज़ पक्का है कि इमेज कभी भी वास्तविक बनेगी तो उल्टी बनेगी और इमेज कभी भी आभासी बनेगी तो वो हमेशा सीधी बनेगी, हम कन्फर्म बोल सकते हैं। तो लिख दिया मैंने कि गोलीय दर्पण है इसके भाई थिन लेंस हो, दोनों भाई-भाई हैं, वो आगे पढ़ लोगे। तो इस केस में अगर कभी भी इमेज वास्तविक बनेगी तो निश्चित रूप से उल्टी बनेगी और कभी भी इमेज आभासी बनेगी तो निश्चित रूप से सीधी बनेगी और कहने की ज़रूरत नहीं है कि सारे रिज़ल्ट वास्तविक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड हैं। अगर आभासी ऑब्जेक्ट हो, तो फिर रिज़ल्ट वैलिड नहीं है, तब तो हमको फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, लेकिन आभासी इमेज के क्वेश्चन अपने किसी भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, इसलिए इसकी ओर ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। हम तो हमेशा वास्तविक ऑब्जेक्ट की ही बात करेंगे।